गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 28 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल जो है एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय फोटोग्राफर जिन्हें भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का दस्तावेज करने के लिए जाना जाता है का अप्रैल 2026 में जो है निधन हो गया? आपका आंसर हो जाएगा रघु राय। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, रघु राय भारत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट थे। ठीक है, जिन्हें अक्सर भारतीय फोटोग्राफी का जनक भी माना जाता है। उन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में 1972 में भारत सरकार द्वारा जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी एजेंसी मैग्नम फोटोज के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय फोटोग्राफर थे। इन्होंने 1984 में गोपाल गैस त्रासदी का मार्मिक दस्तावेजीकरण किया था और मदर टेरेसा के जीवन पर आधारित उन्होंने ढेर तस्वीरें भी खींची हुई हैं। ठीक है, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, दलाई लामा सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक हस्तियों की प्रभावशाली जो है पोर्ट्रेट भी कैप्चर किए हुए हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रघु राय जी का जो अभी रिसेंट में निधन हो गया है, जिन्हें भारतीय फोटोग्राफी का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सेनावृत्ति हरकेश राय को। इनको जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन्हें रिसेंट में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकपाल का मुख्य कार्य जो होता है संस्था के भीतर चले विवादों को सुलझाना और आचार संहिता का सुनिश्चित रूप से पालन करवाना, ये इसका मेन कार्य रहता है। ठीक है, ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने न्यायिक करियर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया हरकेश राय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। ठीक है, 2026 के अनुसार कितने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से सामना कर रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 26.6 करोड़। ठीक है, लोग जो है अभी इस खाद्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो है भूख से या क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। ठीक है, 2023 की तुलना में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, 1.37 करोड़ में वृद्धि हुई है। ठीक है, लगातार ये छठा वर्ष है जब खाद्य असुरक्षा में जो है वृद्धि दर्ज की गई, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, गाजा, सूडान, दक्षिणी सूडान, यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये क्षेत्र जो है इस चीजों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, 2024 में 19 लाख लोग, ठीक है, लोगों ने जो है भयावह खाद्य संकट, ठीक है, भुखमरी और विनाश का जो सामना किया गया। ठीक है, जो कि 2023 की तुलना में दोगुना है। यहाँ के रीजन क्या है, क्यों भूखमरी समस्याएं आती है, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए दिन वॉर हुआ करती है, आर्थिक झटके, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है यहाँ के लोग जो है अधिकतर भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंट में कितने लोग प्रभावित हुए हैं 2026 की रिपोर्ट से? तो 26.6 मिलियन लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जान लेते हैं इसके
इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को जो है मुख्य रूप से खाद्य संकट के नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो कई जो महत्वपूर्ण संस्थाएं सहयोग करती हैं। ठीक है, इनका निर्माण फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा समन्वित किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2016 में यूरोपीय संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्तमान में यह रिपोर्ट 16 से 18 अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास भागीदारों जैसे यूनिसेफ, यूसेड, विश्व बैंक के द्वारा इनको जो है साझा किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप का 34वां और ओबर कप का जो है 31वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। थॉमस कप जो है पहली बार जो है 1948 और 49 में खेला गया था। ठीक है, और यह प्रतिष्ठित बैडमिंटन 1948 और 49 के सत्र में आयोजित किया गया था, जिसका विचार अंग्रेज खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस ने जो है दिया था। पहला विजेता जो है इसका मलेशिया रहा था। ठीक है, यह पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो 3 साल में होती है, लेकिन 1982 से जो है इसको हर 2 साल में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। उबर कप के बारे में जान लेते हैं। उबर कप पहली बार जो है 1956 और 57 में खेला गया था। यह महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ठीक है, इसका पहला जो है फाइनल मुकाबला 18 मार्च 1957 को लंकाशायर और इंग्लैंड के में जो है खेला गया था। इसका विजेता जो है सबसे पहले कौन बना था? वो बना था यूएसए। ठीक है, जिसने डेनमार्क को हराकर ये खिताब जीता हुआ था। ठीक है, नामकरण किसने किया था इसका? तो इसका नामकरण जो है ब्रिटिश बैडमिंटन खिलाड़ी बीटी उबर के नाम पर किया गया है, जिन्होंने इसको स्टार्ट करने का सुझाव दिया था। ठीक है, हर 3 साल में यह खेला जाता था, बट 1984 से ये हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी 34वां जो है उबर कप और थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डेनमार्क में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का 13वां संस्करण जून 2027 में किस शहर में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का 13वें संस्करण का आयोजन जून 2027 में 2027 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाएगा। आपका आंसर इधर हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक आयोजन इसका जो है यह पहली बार होगा जब मध्य एशिया में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका पहली बार जो आयोजन जो है मध्य एशिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा ये भी जान लेते हैं। ये सारी प्रतियोगिताएं ताशकंद के आधुनिक ओलंपिक मेन सिटी स्टेडियम में आयोजित होंगी। इसमें 100 से ज्यादा अधिक देशों की लगभग 1300 एथलीट्स में भाग लेंगी। यह चैंपियनशिप 2028 के पैरा ओलंपिक के लिए एक प्रमुख क्वालिफिकेशन का भी ये काम करेगी। तो याद रखिएगा। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का 13वां संस्करण उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, ये सूचना और प्रौद्योगिकी मिनिस्टर भी हैं, ये भी याद रखिएगा। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह विशेष परिसर बेंगलुरु में, ठीक है, BEML के थिपसरत परिसर में स्थित है, जहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य, आदित्य संयंत्र भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन है, जिसे B28 नाम दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो है ये जो है कोच बनाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ठीक है, इसकी क्षमता जान लेते हैं। इस संयंत्र में बनने वाली ट्रेनें जो है 280 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति से चलने के लिए डिजाइन की जा रही है। ठीक है, और पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप जो है 2037 तक
आने की उम्मीद है। इसका संचालन जो है मुंबई और अहमदाबाद रोड पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है। ये जानकारी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पहली बार बुलेट ट्रेन विश्व में जो है पहली बार बुलेट ट्रेन जो है जापान में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। ठीक है। जापान में इसे शिनकानसेन कहा जाता था, जिसका अर्थ है मुख्य लाइन। ठीक है। पहला रूट जो इसका था स्टेनगांव टोक्यो से ओसाका के बीच में जो है रखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? तो ये नंबर जारी किया गया है 1855। ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड या जनगणना में कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर जो है को डायल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। यह सेवा अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। ताकि नागरिक अपनी स्थानीय भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। उद्देश्य जो है, यह हेल्पलाइन मुख्य रूप से जनगणना से पहले चरण यानी मकान सूचीकरण और आवास गणना से जुड़े सवालों और मार्गदर्शन के लिए शुरू की गई है। ठीक है। हेल्पलाइन के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी जारी किया गया है। ठीक है। जो 2027 की जो डिजिटल जनगणना है, ठीक है, उसमें ये जो है पूरी तरीके से मदद करेगी। ठीक है। तो याद रखिएगा 2027 की जो गणना है वो सेल्फ इनोमिनेशन है। ठीक है। बिना किसी पेपर के ये जनगणना की जा रही है, इसीलिए इसको जो है डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा। ठीक है। पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी भारत में, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है। और यह जनगणना पूरे देश में सभी राज्य में एक साथ नहीं हुई थी, तो इसे जो है गैर समकालिक भी माना जाता है। प्रथम व्यक्तिगत जनगणना 1881 में। ठीक है। भारत में पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और इसी वर्ष से जो है हर साल हमारे देश में 10 साल के अंतराल में नियमित रूप से जनगणना होती है। तो याद रखिएगा, पहली बार 72 में हुई थी पर पूरी नहीं हुई, और पूरी जो है 1881 में हुई थी। उसके बाद से हर साल 10 वर्ष के बाद जो है हमारे देश में जनगणना होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये जो है जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन में आती है। ठीक है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत इसकी जो है जनगणना कराई जाती है। जनगणना का संचालन भारत के महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का ये विषय है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे बिंदु आपके एग्जाम के लिए कभी भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये नंबर याद रखिएगा, जनगणना 2027 के लिए हेल्पलाइन के लिए स्टार्ट किया था 1855। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है हमारे प्यारे भारत देश। ठीक है। को जो है चुना गया है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। कुल चयनित देश ठीक है, भारत जो है 12 देशों में से एक है जिसे फीफा ने इस वैश्विक पहल के लिए चुना हुआ है। ठीक है। भारत के साथ साथ इस सूची में जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, कनाडा, मैक्सिको, फिनलैंड, घाना, जॉर्डन, लिथुआनिया और पैरवे भी शामिल हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय क्लबों को स्थायी मॉडल बनाने के लिए आवश्यकता और उपकरण प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। इसे जो है एएफसी द्वारा शुरू की जाने वाली आगामी क्लब लाइसेंस प्रणाली के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ठीक है। जो मई और से अक्टूबर में 2026 तक जो है ऑनलाइन जो है आयोजित किए जाएंगे।
ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण नासा ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रहस्यों को सुलझाने के लिए नैनोग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना अधिक व्यापक दृश्य प्रदान करेगा। उद्देश्य क्या रहेगा? ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापना और सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य रहेगा। इसे मई 2027 तक जो है लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ये आप जो है वो मशीन देख पा रहे होंगे जिसे भी 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने पश्चिम बंगाल में भारत की पहली एनोड सामग्री उत्पादन का शुभारंभ किया हुआ है? तो इसका शुभारंभ किया गया है पश्चिम बंगाल में हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड द्वारा। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के महेश्वरी में स्थित है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? यह सुविधा लिथियम आयन बैटरी के लिए आवश्यक है। एनोड सामग्री का निर्माण करेगी। भारत में इस सामग्री का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाली यह जो है पहली कंपनी बन गई है। ठीक, क्षमता क्या है इसकी? इसकी शुरुआती क्षमता जो है 200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। ठीक है, जिसे भविष्य में बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही है। और जो है ये कंपनी तकनीक को विकसित करने के लिए 14 वर्षों तक आंतरिक शोध और विकास इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो हिमाद्री का लक्ष्य जो है वित्त वर्ष 2027 तक तीसरी तिमाही से इस सामग्री का निर्यात अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुरू करना है। एनोड सामग्री होते क्या है ये भी जान लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी का मुख्य हिस्सा है जो बिजली को स्टोर करने और सप्लाई करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। याद रखिए हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड ने भारत की पहली एनोड उत्पादन सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। ये इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया के पहले यूनेस्को चेयरमैन का शुभांकर किसने किया है? तो इसका शुभांकर किया है जयंत चौधरी ने। ठीक है, जो कि कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभांकर जो है किया है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभांकर 24 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री और जिला राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जो इसका शुभांकर किया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है इसका शुभांकर? तो पुणे स्थित सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशन यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया हुआ है। ठीक है, यह उद्घाटन यूनेस्को के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कार्य के भविष्य का नेतृत्व कर रही, ठीक है, वुमन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क के दौरान इसका उद्घाटन किया गया हुआ है। ठीक है, और इस कार्यक्रम पर जो है महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री अदिति ठाकरे और नॉर्वे की महावाणिज्य दूत भी उपस्थित थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महत्व क्या है इसका? यह एशिया की में जो है अपनी तरह की पहली यूनेस्को चेयर है जो विशेष रूप से कौशल विकास और लैंगिक समावेशन पर केंद्रित है। याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस शेयर का मुख्य लक्ष्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और कौशल को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।